2023 का साल भारत की डिप्लोमेसी का साल है और भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। दुनिया भर के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। उनमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और बहुत सारे और भी डिग्निटरीज और उसके साथ साथ डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि भारत 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी भी कर रहा है और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी कर रहा है। इस मौका पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस बार अपनी सिविलाइजेशन के मुद्दों के हवाले से भारत में हिंदुओं का जो कंसर्न है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं के जिस तरह मंदिर निशाने पर हैं और जिस तरह की सिचुएशन है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को खुल के अपने कंसर्न का इजहार किया। मुझे ज़ाती तौर पर यूँ खुशी हुई कि इस तरह के कंसर्न्स दूसरी सिविलाइजेशंस के लोग भी दूसरे मुल्कों के देशों से करते हैं, मगर भारत एक अरसा दराज से इस तरह के कंसर्न इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यानी G20 के वहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया भारत के साथ एंगेज है। उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी में खुलकर कहा कि जिस तरह मंदिरों की डेसिरेशन हो रही है और जिस तरह इंसल्ट और बेहुरमती हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। भारत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी सिविलाइजेशन, अपने धर्म की प्रोटेक्शन के लिए बात करे, क्योंकि बाकी दुनिया के देश भी अपनी सिविलाइजेशन और अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे आगे रखते हैं। अगर दुनिया में कहीं पर भी चर्च हो या मस्जिद हो, उस पर हमला हो, तो क्रिश्चियन लीडर्स भी और मुसलमान लीडर भी अपने कंसर्न्स का इजहार करते हैं। इसके साथ साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से ये भी बात की, ये कंसर्न भी शेयर किया कि जिस तरह खालिस्तानी एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय कम्युनिटी के लिए एक ख़तरा बने हुए हैं, चाहे वो भारतीय हिंदू हों, चाहे वो भारतीय सिख हों, वो भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहना बहुत ज़रूरी था। मैंने जब भारत की तरफ से ये कंसर्न टेलीविज़न पर देखे, ख़बरों में पढ़े, तो मुझे अपने देश कनाडा का भी ख्याल आया। कनाडा में भी सूरत हाल शायद ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ी बदतर हो। यहाँ पर भी आए दिन किसी न किसी मंदिर को निशाने पे रखा होता है और इसी तरह खालिस्तानी एलिमेंट्स अपनी आवाज़ उठाते उठाते बाज़ औक़ात ऐसे स्टेप्स ले जाते हैं जिससे ख़दशा होता है कि वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। एयर इंडिया की बॉम्बिंग का वाक़या हमें आज भी याद है, दहाइयों पुराना वाक़या। उसी वाक़या की लड़ी में और कड़ी में जब हम आज भी वायलेंस की लहर को कनाडा में देखते और महसूस करते हैं, तो ख़्याल पैदा होता है कि कैनेडियन हुकूमत को भी भारतीय हुकूमत का पैगाम आना चाहिए। ऐसा नहीं भारतीय हुकूमत या भारतीय डिप्लोमेट्स अपने कंसर्न्स कैनेडियन काउंटर पार्ट्स के साथ डिस्कस नहीं करते, वो ज़रूर करते हैं। लेकिन कैनेडियन पॉलिटिक्स की ख़ास तौर पर जब से जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार चली आ रही है, इनकी अपनी वोट बैंक की पब्लिक कंजम्पशंस हैं, इनके अपने इश्यूज़ हैं, मगर जिस तरह भारत अब वर्ल्ड स्टेज पे अपना मुकाम बना चुका है, जिस तरह अमेरिका, चीन, रूस, मुसलमान ममालिक, गल्फ़ स्टेट्स, अफ्रीका के ममालिक भारत को अहमियत देते हैं। कनाडा की सरकार, भले से वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार हो, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के और उनकी सरकार के कंसर्न्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वो अपने वोट बैंक की खातिर या अपने पब्लिक कंजम्पशन की खातिर उन कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं या ओवरलुक करते हैं, तो भारत के साथ पूरी दुनिया की बिज़नेस की जिस तरह शराकत दारी चल रही है, कनाडा की शराकत दारी में कमी वाक़या होगी। और बतौर कैनेडियन हम जैसे लोगों का वैसे भी बहुत कंसर्न है कि किसी सूरत भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की
पांचवी बड़ी इकॉनमी भारत के साथ, जिसकी सिविलाइजेशन भी पीसफुल है, और भारतीयों का कोई किसी किस्म का नुकसान या चैलेंज कनाडा की धरती को नहीं है, तो कनाडा भी भारत के इन कंसर्न्स को सीरियस ले। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे खालिस्तानी दोस्त हैं, मैं उनकी बातचीत को भी बहुत तहम्मुल से सुनता होता हूँ, और उनको भी मैं कहता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे टेलीविज़न पर ज़रूर दें, अच्छे तरीके से दें, बग़ैर किसी हेट्रेड के, बग़ैर किसी गुस्से के दें। लेकिन ये पैगाम मेरी तरफ से खालिस्तानी बहन भाइयों को जो कनाडा में को बहुत बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन वोकल हैं, उनसे ये है कि जब वो औरंगज़ेब के मानने वालों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो फिर मैं शक शुबे में पड़ जाता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खालसा के मानने वाले औरंगज़ेब अपने वक्त के हिटलर के फॉलोअर्स के साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं अपने खालिस्तानी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो किसी किस्म की पेटिशनें या रिपोर्टें औरंगज़ेब के मानने वालों के साथ मिल के तैयार करते हैं, तो उन औरंगज़ेब के मानने वालों से हल्फिया बयान लें कि वो औरंगज़ेब को नहीं मानते। वो लोग जिनके बारे हमें शक है कि वो औरंगज़ेब को मानते हैं, और उनके साथ जब खालिस्तानी घी शक्कर हो के एक साथ मेज़ पे बैठते हैं, तो मैं अपने खालिस्तानी दोस्तों से ये सवाल उठाता हूँ कि हमें इस बात का सबूत दें, उन लोगों से एफिडेविट लेकर हमें दिखाएं, उन लोगों से किसी किस्म की स्टेटमेंट उनके ट्विटर अकाउंट से, उनकी वेबसाइट पे हमें दिखाएं जिसमें वो ये कहें कि औरंगज़ेब अपने वक्त का एक हिटलर था और हम औरंगज़ेब को नहीं मानते। तो तब फिर मैं खालिस्तानी ख्यालात रखने वाले अहबाब की बात को गौर से सुनूंगा। लेकिन जब वो उनके साथ घी शक्कर हो के एक ही मेज़ पे बैठ के अपना कॉफ़ी का और चाय का प्याला शेयर करेंगे, तो फिर मैं उनको खालसा के मानने वाले करार नहीं दे सकता। ये मेरा उनसे गिला है, ये मेरा उनको चैलेंज भी है, ये मेरा उनसे मुद्दबाना बहुत ही रिस्पेक्टफुल सवाल भी है कि भाइयों बहनों, हम मुखालफत में इतना दूर ना चले जाएं कि अपने ही दुश्मन के हलकों में, उनके सर्कल्स में घुस जाएं। ये ख्याल ज़रूर रखें। बहरहाल, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, भारत इस वक्त दुनिया के स्टेज पर थ्राइव कर रहा है। 2023 का साल ही भारत का साल नहीं, 2023 के बाद के साल भी भारत के साल हैं, और भारत ने जिस तरह अपनी टोन सेट कर दी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह अपनी टोन सेट कर दी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आने वाली दहाइयाँ भी भारत की दहाइयाँ ना हो। यहाँ पर मैं एक और नुक्ता भी उठाना चाहता हूँ। हमारे खालिस्तानी जो दोस्त हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कह के या आरएसएस को बुरा भला कह के बहुत खुश होते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, मेरा एक और उनसे रिस्पेक्टफुल सवाल है कि मुझे साबित करके दे दें कि कभी आरएसएस ने खालिस्तानी या सिख बरादरी के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को चैलेंज किया हो और उनको बुरा भला कहा हो। इस तरह की बात करने वाले चंद स्टूपिड को दो चार लोग कहीं इधर उधर हो सकते हैं, मगर उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं हो सकता। इसी तरह मैं ये भी दावे से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किसी किस्म की भी कोई ऐसी इंसल्टिंग स्टेटमेंट खालसा के लिए, सिखी के लिए, कभी भी, चाहे वो जब चीफ मिनिस्टर थे या वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी सामने आई है? यकीनी तौर पर सामने नहीं आई। हाँ, 1984 का जो बुरा एक सिलसिला था, जो दंगे हुए, जो राइट्स हुए, जो जीनोसाइड भी मैं कहूँगा जो हुआ, उसमें बहुत सारे सिख बहन भाइयों की जानें गई, हिंदू बहन भाइयों की भी जानें गई। उसके पीछे ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, और ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तब वो पॉलिटिक्स के सीन पर भी नहीं थे, कभी वो न थे, ना वो कभी इंडोर्स करेंगे। वो जिन्होंने करवाया, मैं आज भी देखता हूँ कि हमारी सिखी बरादरी के कुछ लोग
तो जिन्होंने 1984 के दंगे कराए थे, जो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे, शायद उसमें भी पूरा कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की बहरहाल सरकार थी और कांग्रेस की सरकारों में जो कुछ हुआ, तो मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे सिक्खी बरादरी के लोग तो कांग्रेस की झोली में आज भी बैठे हुए हैं और बुरा भला वो आरएसएस को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं और बीबीसी की उस थर्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री को कोट करते हैं। इस दुनिया में इस स्टेज पे अब बीबीसी और इन जैसे इदारों की, चाहे वो लेफ़्ट के इदारे हों चाहे वो राइट के इदारे हों, अब सोशल मीडिया के ज़माने में इनकी कोई हैसियत ही नहीं रही। तो इस सारे मंजरनामे पर भी हमारे जो खालिस्तानी बहन भाई हैं ज़रूर मेरी विनती पर गौर करें और अपने आप के साथ सच बोलें और मुझे साबित करके बताएं कि वो औरंगज़ेब के मानने वालों के साथ नहीं बैठेंगे, वो हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे। यही सिक्खी का पैगाम है, यही खालसा का पैगाम है और यही पैगाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और यही पैगाम भारतीय सरकार ने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी दिया है और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को भी दिया है। इसी तरह के व्लॉग्स आप मेरे साथ देखते रहेंगे। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।